लास्ट क्लास पे अपना चला था ना ये, मतलब फॉर्मूला सारा हो गया था बोर्ड्स मॉडल का। तो जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं एनर्जी का, टोटल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर हम लोगों ने देखा था सेपरेशन एनर्जी। उससे क्या समझते हैं आप? तो जितने भी बोर्ड्स मॉडल के फॉर्मूला से जो भी क्वेश्चन बनता है वो हम लोगों ने किया था। आज की क्लास में हम लोग करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बहुत ज्यादा आपके मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मेन पार्ट क्या है वो देखिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं आप? बिल्कुल सिंपल है इसमें कि जब कभी भी मेनली हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, बाकी इमिशन वगैरह अंडरस्टूड होता है। तो सपोज इसमें जो है, अगर लाइट लिया, सबसे टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक का नाम। हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? तो ये बोलता है कि जब हम कोई भी लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट लिया, EMW, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, अगर हम पहले हाइड्रोजन गैस के सैंपल से, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है इस सैंपल में, या तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा हुआ है या किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे है तुम्हारा हाइड्रोजन। अगर हम लाइट को हाइड्रोजन गैस से पास कराएं और जो लाइट वेव ट्रांसमिट हो, ठीक है, ये ट्रांसमिटेड लाइट हो गया, मतलब इस सैंपल से ये लाइट निकला। अब लाइट जो ट्रांसमिट होगा उसको अगर हम प्रिज्म से पास कराएं, ये प्रिज्म है, ये जो है ना वो प्रिज्म है, अगर प्रिज्म से पास कराते हैं, देन इन दैट केस लाइट वेव विल स्कैटर, और पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आएगा। और जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें क्या क्या होगा, तो ये है तुम्हारा विजिबल, ये तो रीजन समझ रहे हैं, अगर विजिब्योर वाला लेते हैं दैट इज विजिबल रीजन। ठीक है, और इसके ऊपर सपोज ये विजिब्योर वायलेट है और इंडिगो विजिब्योर रेड यहाँ है, और वायलेट के पहले क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट, यूवी रीजन। ठीक है, और रेड के नीचे होगा तुम्हारा IR, और रेड के नीचे होगा इंफ्रारेड। ठीक है, और इंफ्रारेड के नीचे माइक्रो और रेडियो, उस तरह से स्पेक्ट्रम। तो ये क्या बोलता है कि अगर हम लाइट को सिंपली प्रिज्म से पास कराते तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है इस तरह का। लेकिन अगर इसी लाइट को हम हाइड्रोजन से पास कराएं और वो लाइट ट्रांसमिट हो प्रिज्म से पास करने के बाद, अब की बार स्पेक्ट्रम वही मिलेगा, लेकिन यूवी रीजन में कुछ डार्क लाइन होगा। ठीक है, विजिबल में भी कुछ डार्क लाइन का ग्रुप्स होगा, छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, डार्कर लाइन के ग्रुप्स होंगे, और IR में भी कुछ डार्क लाइन का ग्रुप्स होगा। इस तरह से ढेर सारे ग्रुप्स होंगे जैसे फिंगरप्रिंट की तरह। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रम हम लाइट का ही ले रहे हैं। लाइट को प्रिंट से पास करें तो स्पेक्ट्रम लाइट का ही मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगर इसी लाइट को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पास कराए और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस से पास कराए, और तब हाइड्रोजन गैस से जो लाइट ट्रांसमिट हो, उस ट्रांसमिटेड लाइट का अगर प्रिज्म से पास कराते हैं तो अभी भी स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन अब की बार यूवी रीजन विजिबल और IR में कुछ डार्क लाइन होंगे। एंड दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक एब्जॉर्प्शन, एक इमिशन, इमिट करने वाला। ठीक है, तो इस तरह से कुछ डार्क लाइन मिलेगा। एंड दिस डार्कर लाइन, ये जो डार्कर लाइन मिलेगा, तो यही है आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बस इसी बिहेवियर को समझना है।
पूरी एटॉमिक ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में अगर कोई चीज दिखता है एक्सपेरिमेंट से तो केवल यही दिखता है, बाकी सबको या तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं या फिर इमेजिन करके करते हैं। तो जो एक्चुअल ऑब्जर्व होता है पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो है आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का मतलब देख सकते हैं, राइट। अब वही सब समझेंगे कि डार्कर लाइन क्यों है, इस तरह का बिहेवियर क्यों आ रहा है, अगर कोई दूसरा गैस लेंगे तब कैसा होगा, इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे इसको समझिए क्या है ये। तो ये क्या बोलता है कि सपोज ये जो डार्कर लाइन है तो ये डार्कर लाइन क्यों आया, ठीक है। अगर डार्क पहले ये तो ऑब्जर्वेशन था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद पहले कुछ लिख लेंगे तब उसको फिर से समझेंगे, तब समझने में आसानी होगा आपको। उसके बाद हम लिखते हैं कि अगर एक इक्वेशन होता है रेडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। वन इक्वेशन इज रेडबर्ग इक्वेशन, रेडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। तो रेडबर्ग इक्वेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, इट इज वी नहीं है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच इज रेडबर्ग कांस्टेंट और इनटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे देंगे 1/n1² माइनस 1/n2²। ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज नोन एज रेडबर्ग इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है रेडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। तो न्यू बार इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच और इंटू जेड स्क्वायर और इंटू 1/n1² और माइनस 1/n2², वेयर जहाँ पे आर एच जो है, आर एच का नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट, आर एच इज रेडबर्ग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 109678 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, और जेड जो है वो है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, करेक्ट है ना, एटॉमिक नंबर। और n1 n2 नंबर ऑफ सेल, n1 और n2 जो है वो ऑर्बिट नंबर, n1 n2 जो है वो है ऑर्बिट नंबर, ये कौन से ऑर्बिट में के बीच ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन में। उसके बाद एक टर्म है यहाँ पे लिखते हैं, अरे कुछ लिखने के पॉइंट सब समझ में आएगा अच्छे। उसके बाद है आपका यहाँ पे लिखने हैं पॉइंट्स को, यहाँ पे है आपका स्पेक्ट्रल सीरीज, या फिर पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस का टोटल नंबर क्या होगा, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस का टोटल नंबर उसको निकालते हैं हम लोग n2 माइनस n1 और इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो होगा n2 माइनस n1 और इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइन। और एक फॉर्मूला और लिखेंगे और वो है आपका टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पर्टिकुलर सीरीज, इन ए पर्टिकुलर सीरीज, एक पर्टिकुलर सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1, ठीक है। इन सब चीजों को समझना। तो स्पेक्ट्रल लाइन का टोटल फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला होगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज इज इक्वल टू n2 माइनस n1। कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, ठीक है, 4 पॉइंट लिखा गया है। और पर्टिकुलर या इस दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पे पर्टिकुलर सीरीज है, ऊपर में एग्रीगेट है टोटल लाइन। तो हमने बोला वो फिर से एक बार हिस्टोरिकल वो करते हैं तब इसको समझेंगे ये क्या। तो हमने बोला कि अगर लाइट को सिंपल प्रिज्म से पास कराए तो स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन अगर इस लाइट को किसी गैस से पास कराए और उस ट्रांसमिटेड लाइट को अगर प्रिज्म से पास कराते हैं तो अभी भी स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन अब की बार यूवी विजिबल और आईआर में कुछ डार्क लाइन मिलेंगे। अब ये इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम,
या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये डार्क लाइन क्यों मिल रहा है, यहाँ पे ये जो कुछ डार्कर लाइंस है वो क्यों आ रहा है। ऑडियो में कोई दिक्कत होगा तो बोलना, ये डार्कर लाइंस क्यों आ रहा है, तो इसको समझना ध्यान से। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। और हाइड्रोजन सैंपल लेते हैं, तो हाइड्रोजन सैंपल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे ढेर सारे ऑर्बिट होंगे, n=1, n=2, n=3 ऐसे करके ऑर्बिट होगा। ठीक है, सेल होगा n=1 या n=2 या 3 या 4 या 5, इनफाइनाइट सेल होंगे। ठीक है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, क्योंकि हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है। इस तरह का होगा ना कि ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन n=1 पे ये मूव कर रहा है। अब जब लाइट गिराते हैं, इस पे लाइट गिराए, तो लाइट का पार्टिकल नेचर इमेजिन करिएगा, तो लाइट का पार्टिकल नेचर क्या बोलता था, तो लाइट इज फॉर्म, लाइट कम्स फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट एंड दैट पैकेट इज नोन एज क्वांटम और एनर्जी एसोसिएटेड विथ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वांटा इज नोन एज फोटोन। तो अगर आप इस पे लाइट गिराते हैं, ठीक है, आपने लाइट इस पे डाला, राइट, तो लाइट का एनर्जी सपोज h है, आपने डाला, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट का जब एनर्जी का कुछ पार्ट, लाइट एनर्जी का कुछ पार्ट ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये हायर स्टेट में एक्साइट हो जाएगा। तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग वो, या तो अगर कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया है तो 1 से 2 पे चला जाएगा एक्साइट करके, अगर थोड़ा ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर दिया है तो 1 से 3 पे चला जाएगा, अगर और ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया तो 1 से 4 पे जाएगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। अब अब जो लाइट, बाकी जो रिमेनिंग लाइट निकलेगा, मतलब ट्रांसमिट जो लाइट होगा, उस लाइट में अगर एनर्जी इतना एब्जॉर्ब किया है इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी इस लाइट के अंदर नहीं मिलेगा। अगर वही लाइट इतना एनर्जी एब्सॉर्ब किया है, तो दिस एनर्जी विल बी एब्सेंट इन द दिस ट्रांसमिटेड लाइट। तो टोटल एनर्जी आपने जितना डाला था, उसका जितना पार्ट ये एब्सॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम दिस स्टेट टू हायर स्टेट, दैट एनर्जी विल बी एब्सेंट इन दिस ट्रांसमिटेड लाइट। आप ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कोई बच्चा है और वो सीढ़ी पे जा रहा है, मतलब स्टेयर से, तो स्टेयर से आप गौर करना कि एक स्टेयर चलेगा या 2 स्टेयर चलेगा, एक स्टेयर करके जा रहा है। ठीक है, कोई भी बच्चा आधा स्टेयर नहीं चलता है या 1.2 स्टेयर नहीं चलेगा, जब भी चलेगा, जंप वो चलेगा तो 1 स्टेयर 2 स्टेयर ऐसे चलेगा। अगर ज्यादा एनर्जी उसके अंदर है तो 2 स्टेयर कूद के जाएगा, अगर और ज्यादा एनर्जी आ गया तो 3 स्टेयर कूद के जा सकता है। बस वही है कि लाइट उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो या तो यहाँ आएगा, बीच में नहीं कहीं फंसेगा, अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर दिया तो यहाँ आ जाएगा, बीच में कहीं नहीं रहेगा, मतलब 2.5 ऐसा नहीं रहेगा, 2.3 ये नहीं, या फिर 3 थर्ड पे चला जाएगा अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर दिया। तो उसी को बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसमिट लाइट होगा इसमें ये एनर्जी एब्सेंट होगा। अब ये जो एब्सेंट एनर्जी है वो किसी ना किसी 2 ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस होगा। ऐसा भी होगा कि लाइट यहाँ आया, फिर से लाइट इस पे गिर गया, तब ये सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और फिर से लाइट गिर गया, तो इलेक्ट्रॉन फिर कुछ अमाउंट में एनर्जी एब्सॉर्ब करके फिर कूद के यहाँ आ जाएगा, मतलब 2 से 4 पे आ जाएगा। ऐसा भी होगा कि 4 वाला अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो फिर से लाइट को एनर्जी को एब्सॉर्ब करके फिर यहाँ चला जाएगा। तो किसी ना किसी तो वो उस ट्रांसमिटेड लाइट में वो एनर्जी नहीं होगा। तो जो ट्रांसमिट लाइट होगा वो हमेशा किसी ना किसी 2 ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस होगा, या तो इसके बीच, या तो 1 से 3 के 4 के बीच, या 1 से 5 के बीच, या 2 से 3 के बीच, या 2 से 4 के बीच, या 2 से 5 के बीच, या फिर 3 से 4 के बीच, 3 से 5 या 4 से 5 होगा, लेकिन किसी ना किसी 2 ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस ही एब्सॉर्ब करेगा। अब वो जो एब्सॉर्ब करेगा तो इस ट्रांसमिटेड लाइट में वो एनर्जी एब्सेंट होगा। अब जब इस ट्रांसमिटेड लाइट को हम प्रिंस से पास कराएंगे, तो प्रिंस से पास कराने के बाद ये एनर्जी है, और इस एनर्जी के अंदर कुछ डार्क लाइन आ गया है, कुछ डार्क लाइन इंडिकेट कर रहा है कि वो दैट एनर्जी वाज एब्सेंट इन दिस ट्रांसमिटेड लाइट। ये एनर्जी जो है, जहां जहां डार्क लाइन आया है वहां कुछ लैम्डा होगा, तो कुछ लैम्डा ही होगा ना, तो दैट लैम्डा, तो E इक्वल टू एस बाय लैम्डा से हम उस लाइन का एनर्जी बता सकते हैं। इसका मतलब है कि वो एनर्जी एब्सेंट है
इस ट्रांसमिटेड लाइट में। तो भाई वो एनर्जी गया कहाँ? तो दैट एनर्जी वाज एब्सॉर्ब्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी बिटवीन एनी टू ऑर्बिट। तो किसी भी दो ऑर्बिट के बीच के ट्रांजिशन के लिए वो लाइट एब्जॉर्ब हो गया। एंड दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बिकॉज ये जो इस लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया है और तब इसका स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो भी लाइन है वो एक्चुअली किसी ना किसी दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है। either दिस लाइन और दिस लाइन और दिस लाइन, कोई भी लाइन दो एनर्जी के बीच का जो भी डार्कर लाइन है वो दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी है। अगर हाइड्रोजन के बदले हम He+ हीलियम आयन ले लें तब फिर से मिलेगा इसी तरह का, लेकिन वहां पे लाइन जो होगा थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आपने देखा था कि हाइड्रोजन का एनर्जी, ऑर्बिट का एनर्जी क्या था फॉर्मूला? तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इनटू Z²/n²। जेड तो अलग है और एन भी अलग है, तो हाइड्रोजन का कुछ और होगा एनर्जी, हीलियम प्लस का कुछ और होगा, लिथियम +2 का कुछ और होगा। इसीलिए अगर यहाँ He+ लेंगे तो उसके बीच का डिफरेंस एनर्जी कुछ और होगा, यानी कि ये लाइन कहीं और होगा, उसे थोड़ा डिस्प्लेस वगैरह होगा इधर उधर। Li+2 लेंगे तो उसके बीच का डिफरेंस कुछ और होगा, यानी कि ये जो ट्रांसमिट लाइट होगा उसमें एनर्जी दूसरा टाइप का आएगा, और एनर्जी जब दूसरा टाइप का एब्सेंट होगा यानी कि डार्कर लाइन समथिंग डिफरेंट होगा। तो हर एक एटम मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का आइदर H या He+ या Li+2, उन सबका एक अलग पैटर्न, सबका एक यूनिक पैटर्न होगा। इसलिए ये फिंगरप्रिंट की तरह काम करेगा कि हाइड्रोजन का कुछ और, He+ का कुछ और, Li+2 का कुछ और। तो एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम का एक व्यू है। किसी आदमी को आज तक किसी ने एटम देखा नहीं है कि एटम ऐसा होता है, लेकिन हमको एक एविडेंस है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में कि ये सब एनर्जी जो है दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी है, तो हम यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या, हर एक लाइन क्या इंडिकेट करता है, जिसमें किसी दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी को डिफरेंस। अब ये समझ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या? तो एक पूरा पिक्चर आपके सामने कोई हाइड्रोजन एटम का आएगा, या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पूरा एक पिक्चर, न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, कैसे है, मतलब कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं, इस तरह का सब कुछ आपके सामने। अब उसके बाद आते हैं रेडबर्ग इक्वेशन। रेडबर्ग इक्वेशन का यूज क्या करेंगे? तो रेडबर्ग इक्वेशन में ये सारे लाइंस जो है ना उसकी एनर्जी को बताने में करेंगे, या फिर ये लाइंस है, ये लाइंस कौन से दो ट्रांजिशन के बीच का एनर्जी होगा, कौन से दो ऑर्बिट के बीच की ट्रांजिशन का एनर्जी है वो बता सकते हैं। तो इन्होंने रेडबर्ग साहब ने, आप ये जो सपोज ये लाइन है, तो इस लाइन का आपको निकालना है कि कौन से दो ऑर्बिट के बीच का ट्रांजिशन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, वो बताया जा सकता है इस इक्वेशन से। तो रेडबर्ग ने एक बहुत अच्छा इक्वेशन डिजाइन किया था, लेकिन ये इक्वेशन कुछ नहीं है। ये जो इक्वेशन है एक्चुअली में हमारा E=Z²/n² का ही पैटर्न है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, डेल्टा ई इसका तो क्या था, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इंटू क्या था, Z²। अगर Z कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/n1² या n2² -1/n1²। लास्ट में प्रूफ किया था, अगर नेगेटिव को हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा n1, यहाँ आ जाएगा n2, इस तरह का कंडीशन था। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस टर्म, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू -13.6 और इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू Z², 1/n2²। देखो तो रेडबर्ग ने कुछ नहीं किया, रेडबर्ग ने क्या किया, E इक्वल टू Fc/λ का यूज किया। अब इस डेल्टा ई के बदले हम Fc/λ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं Fc/λ इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सही है ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इंटू फिर से क्या लिख सकते हैं, Z², और ये क्या लिख सकते हैं, 1/n1² -1/n2²। अब क्या करेंगे, Fc को इधर लेके चले आएंगे, तो जब Fc को इधर लेके आएंगे तब ये क्या बनेगा, 1/λ। 1/λ इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इंटू S इंटू C, और फिर फाइनली क्या होगा, 1/n1² -1/n2²। 1/λ को ही क्या नाम दिया, वेव नंबर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आया था RS, यही क्या आया था RS, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट, बिकॉज 13.6 इज कांस्टेंट एंड H is here constant 6.6 × 10⁴, और C is also constant, that is 3 × 10⁸। तो ये सब का सब कांस्टेंट है, और इसी का नाम दिया उन्होंने रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये फिर क्या है, Z² और इंटू 1/n1² -1/n2²।
और इसी इक्वेशन को बोलते हैं रेडबर्ग इक्वेशन। तो रेडबर्ग इक्वेशन कुछ नहीं है, दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है। तो डेल्टा ई इक्वल टू दिस टर्म, और इस डेल्टा ई के बदले एक्स बाय लैम्डा लिखेंगे, तो 1/λ इक्वल टू इस टर्म को यहाँ लाया, तो यही यही जो टर्म बचेगा वो होगा रेडबर्ग कांस्टेंट। तो उसी इक्वेशन को लिख दिया गया है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ और इनटू आर एच इनटू जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर 1/n1 स्क्वायर प्लस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको लिखा, सॉल्व किया, तो 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आर के टर्म में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में आर दे दिया जाएगा, नहीं भी देगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो न्यू बार यहां से है, राइट, इसको हटा रहे हैं इधर। अब देखिए इसमें, तो ये है आपका न्यू बार, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग इक्वेशन। अब रेडबर्ग इक्वेशन का मतलब समझिए। तो हमने बोला कि कोई भी, अगर हमको लैम्डा पता चल गया, अगर ये जस्ट लाइक ये जो स्पेक्ट्रम है ना, उसको हम एक स्केल की तरह दे सकते हैं। मतलब क्या, आप हर एक पॉइंट का लैम्डा आपको पता होता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ना कि विजिबल का जो रेंज होता है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। तो आप किसी, आप सपोज दैट जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम है उस पर अगर इसको डाल देंगे, तो आप हर एक लाइन का लैम्डा मिल जाएगा। मतलब आपको ये लैम्डा निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट का, इस लाइन का लैम्डा क्या है, इस लाइन का लैम्डा क्या है, इस डार्क लाइन का लैम्डा क्या है। तो हर एक लैम्डा को आप निकाल सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम देख के हमको लैम्डा पता चल जाएगा, और लैम्डा पता, और आर तो पता है, जेड तो पता ही है कि कितना एटॉमिक नंबर है। n1 n2 एनालिसिस किया जा सकता है कि कौन से दो ऑर्बिट के बीच का ट्रांजिशन हुआ होगा, n1 क्या होगा, n2 क्या होगा। इसी को करने के लिए डिफरेंट ये आता है स्पेक्ट्रल सीरीज, वो देखना वो क्या होता है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज हम वहां लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, ऊपर ही लिखते हैं सर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो ऊपर हो ही गया, यही लिखते हैं। ठीक है, तो इसी को करने के लिए एक जो आते हैं, आप समझिएगा। तो इसी को मतलब जो बताया वो था आपका स्पेक्ट्रल सीरीज। यहाँ पे देखिए हेडिंग थोड़ा सा लिखेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज लिखना है, स्पेक्ट्रल सीरीज, राइट, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज, राइट, स्पेक्ट्रल सीरीज। और यहाँ पे तुम्हारा ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, और रीजन n1 क्या होगा, n2 क्या होगा, और ये किस रीजन का लाइन है। तीन ही रीजन में लाइन होगा, डार्कर, और कहीं नहीं, या तो यूवी में, या फिर विजिबल में, या फिर आईआर में, और कहीं नहीं होगा। स्पेक्ट्रल सीरीज का पहला जो सीरीज होता है वो होता है लाइनमैन, साइंटिस्ट का नाम है लाइनमैन सीरीज। ठीक है, तो पहले सीरीज को बोलेंगे लाइनमैन सीरीज। यहाँ पे n1 1 और n2 2 3 4 5 सो ऑन। रीजन जो होगा यूवी रीजन के लाइन को बोलेंगे लाइनमैन सीरीज। सेकंड है आपका बामर सीरीज, सही है ना, बामर, बामर भी साइंटिस्ट का नाम। तो बामर सीरीज में सेकंड से 3 4 5 को ऑन, और ये जो रीजन किस रीजन में लाई करेगा, दैट विल बी इन विजिबल रीजन। थर्ड है लाइनमैन बामर के बाद पास्चन, पास्चन सीरीज जो होगा, तो पास्चन सीरीज में n1 इक्वल टू 3, और ये जो होगा तुम्हारा 4 5 6 7 सो ऑन, और ये जो होगा आईआर रीजन में। उसी तरह से पास्चन के बाद ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट की बात करें, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज, तो ये होगा तुम्हारा 4, और ये 5 6 7 इस तरह से चलेगा, और ये भी आईआर में। देन फिफ्थ इज द टी फंड, लाइनमैन बामर पासिंग ब्रैकेट, उसके बाद दिया टी फंड सीरीज, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये 6 7 8 इस तरह से, और ये आईआर। टी फंड के बाद होता है लाइनमैन बामर पासिंग ब्रैकेट टी फंड, और लास्ट में हम्फ्री, हम्फ्री सीरीज। ठीक है, ये है आपका हम्फ्री सीरीज, सब साइंटिस्ट नाम पे है। तो ये हो जाएगा 6 से आएगा 7 8 9 इस तरह से होता हुआ, और ये भी आईआर। तो इस तरह से ये डिफरेंट सीरीज है, लाइमैन बामर पास्कल ब्रैकेट स्टीफन और हम्फ्री। तो अब इसको समझना ये था क्या एक्चुअली। तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ पे लिखा था, और ये क्या था तुम्हारा विजिबल, विब्ग्योर रेड, इसके ऊपर यूवी, इसके नीचे आईआर। फिर हमने ड्रॉ किया था यूवी पे कुछ डार्क लाइन, विजिबल में भी डार्क लाइन, और आईआर में भी डार्क लाइन का कुछ था, ऐसे था। अब क्या होता है कि एक लाइमैन आते हैं, लाइमैन एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं थे, ये हाई स्कूल के टीचर थे। उन्होंने क्या किया, यूवी रीजन का एक लाइन उठाया, ठीक है, यूवी रीजन का लाइन उठाया, और मतलब उसको
लैम्डा मिल गया, मतलब इस रीजन का एक लाइन का लैम्डा उन्होंने ले लिया और उस लैम्डा को यहाँ डाला, रेडबर्ग इक्वेशन में लैम्डा पे डाल दिया। आर तो पता है, जेड तो पता है, और अपने मन से N1 के बदले डाला 1। तो उन्होंने सोचा कि चलो फर्स्ट डाल के देखते हैं, 1 डाला, और मतलब ये पता है, ये तो पता ही है और ये पता है, ठीक है, और N1 के बदले हीट एंड ट्रायल मेथड उन्होंने 1 डाला और N2 निकाला, ठीक है। तो N2 जब निकाला तो ये क्या आ गया, 2, 1 से 2 इस तरह का, ठीक है। फिर दूसरा लाइन लिया, अनदर लाइन का लैम्डा फिर डाला, फिर N1 वही लाइन दिया और N2 फिर निकाला, वो आ गया 3। उसी तरह से थर्ड लाइन दिया तो N1 1 और N2 4। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि उन्होंने N1 इक्वल टू 1 दिया और N2 इक्वल टू 2 दिया और इसको सॉल्व करके लैम्डा निकाला, तो वो लैम्डा यूवी रीजन का एक लाइन था। उसी तरह से N1 इक्वल टू 1 और N2 इक्वल टू 3 दिया, फिर से लैम्डा निकाला, तो वो भी यूवी रीजन का ही लाइन था। फिर से मतलब इसको 1 ही रखा और इसको 3 रखा, तो फिर से जो लैम्डा निकाला वो यूवी रीजन का ही लाइन था। मतलब क्या, 1 से कोई भी फर्स्ट सेल से कोई हायर स्टेट पे अगर गया है तो उसका जो लाइट आएगा वो सबका सब यहाँ था, और इस पूरी ग्रुप ऑफ लाइन्स को अपने नाम पे दिया नाम, दैट इज लाइन्स ने। तो यहाँ का जो जो भी लाइन्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट से आगे जा रहा है या एक्साइट कर रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सपोज एक तो आप बोल सकते हैं कि n=1 से किसी भी हायर स्टेट में चला गया, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, तो जो भी इसका ट्रांसमिट होगा वो सबका सब लाइन्स में इसका होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जहां पे है वो डीएक्साइट होगा, डीएक्साइट भी तो हो सकता है, डीएक्साइट का मतलब समझते हो ना, रिटर्न करेगा। तो हाइयर से 1 पे अगर आया रिटर्न करके, हाइयर से 1 पे आया रिटर्न करके, तो जो रेडिएशन निकलेगा वो सब यूवी रिटर्न लाई करेगा। तो एक्चुअली यूवी रिटर्न या लाइनर से एक ही बात बोलेगा, ये श्योर कि तुमको फर्स्ट पे आना है या फर्स्ट से जाना है आगे, या फर्स्ट बाहर से अंदर 1 पे आना है। तो हाइयर से 1 पे जाना है या 1 से हाइयर पे जाना है, इसी को इंडिकेट करेगा। तो लाइनमैन एक्चुअली एक चीज कंफर्म करेगा कि आपको आप फर्स्ट सेल पे ही या तो आपको आना है या फर्स्ट सेल पे जाना है। n इक्वल टू 1, एक n फिक्स कर देगा कि 1 है। उसी तरह से उसी समय बामर, ये यूरोपियन थे, उन्होंने वही काम किया कि यहाँ पे 2 ले लिया, सही है ना, यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे 3, 4, 5, 6 डाल डाल के लैम्डा निकालते गए, और वो सब का सब लैम्डा विजिबल रीजन का लाइन था। इस ग्रुप ऑफ लाइन्स को क्या अपने नाम पे बोला, बामर ट्री। सिमिलरली तो बामर का मतलब क्या, सेकंड पे आना है, 2 पे नहीं, सेकंड तक, या तो 2 से जाना है या 2 पे आना है। उसके बाद पास्टन, पास्टन भी सेम, उन्होंने फिर से यहाँ पे क्या किया, थर्ड, थर्ड हम लेंगे, उन्होंने पहले सब अपना बुक कर लिया, थर्ड से 4, 4, 5, 6 ऐसे करके निकालता गया। तो वो सब रीजन आईआर का किसी एक ग्रुप का लाइन था, तो आईआर के उस ग्रुप को बोला पास्टन से। उसी तरह से ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या होगा, 4 से आगे या हाइयर से 4 पे, ठीक है। टी फंड 5 इंडिकेट करेगा 5 से आगे जाना है या बाहर से 5 पे आना है। हम्प्री 6 से आगे जाना है या 7 हाइयर से 6 पे आना है। तो इस तरह से इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, टी फंड, हम्प्री। एग्जाम में क्वेश्चन में ये टर्म दिखा रहे, इसका मतलब एक चीज फिक्स होगा, अगर लाइमन दिखा रहे तो n1 इक्वल टू 1, उसी तरह से बामर लिखा रहे तो n1 इज इक्वल टू 2, अगर पास्टन लिखा रहे तो n1 इक्वल टू 3, ब्रैकेट लिखा रहे तो n1 इक्वल टू 4, पीपल लिखा रहे तो n1 इक्वल टू 5, और हम्फ्री लिखा रहे तो n1 इक्वल टू 6। बाकी n2 हमको डिसाइड करना है। और लाइमन जो भी 1 पे आया था वो सब का सब यूवी रीजन में होगा, और जो बामर का होगा वो किस में होगा, विजिबल में, और बाकी सबके सब आईआर में हो, आईआर रीजन में हो, ठीक है। तो ये अपना ये इस फॉर्मूला का टर्म था। अब आते हैं यहाँ पे लिखा है हमने टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो कितने लाइंस बनेंगे, उसका फॉर्मूला है n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 डिवाइड बाय 2। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी अगर स्टेट है, सपोज अगर ये लेते हैं n1 = 1, सही है ना, 1 पे, और यहाँ दिया हमने सेकंड, और ये दिया थर्ड, और ये दिया 4, हम रैंडम बना रहे हैं, ठीक है। सपोज 1 पे आना है, मतलब माइनस प्लेस, तो क्या 4 से 1 पे आना है, राइट। हम डीएक्साइटेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है पहले से और ये डीएक्साइट कर रहा है, तो 4 से कहाँ आएगा, लोअर स्टेट पे आएगा। तो लाइमन स्टेट का कौन सा होगा, 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए,
या फिर क्या हो सकता है कि 4 से पहले 3 पे आए और 3 से फिर 1 पे आए, ये सब लाइमन होगा। या फिर क्या हो सकता है 4 से पहले 2 पे आए और फिर 2 से 1 पे आए, ये 3 होंगे लाइमन फ्रेज। ठीक है। अगर बामर का पूछे तब, तो साहब बामर का पूछ रहा है तो बामर का मतलब क्या है, तो बामर का मतलब 4 से 2 पे, सॉरी 2 पे आना है। तो 4 से डायरेक्टली 2 पे आ जाए, या फिर पहले 4 से 3 पे जाए और 3 से 2 पे आए, ये भी लाइन हो सकता है। तो इस सबको बोलेंगे, इनको बोलेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है। इसको बोलेंगे बामर सीरीज। उसी तरह से 4 पे डायरेक्टली 3 पे आ जाए, इसमें केवल होगा लाइमन बामर पार्सन सीरीज, ऐसे होगा। ठीक है। और तुमको बोले कि बताओ 4 से 1 पे कितना होगा, कि 4 से 1 पे अगर तुमको ट्रांजिशन सपोज निकालना है, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 4 - 1, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 4 - 2, और ये कितना हो गया 4 - 3, और सबको ऐसे ही करके अगर n टाइम्स है और तुमको ऐड करना है, तो हम देख सकते हैं ना, n माइनस, अगर n स्केल रहे तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, n - 1 प्लस n - 2, फिर क्या होगा n - 3, ऐसे होते होते, और ये क्या होगा आपका, ये चलता रहेगा, ये सीरीज पूरा इस तरह से चलेगा। और सीरीज चलने के बाद आपका जो होगा n - 1, इस तरह का कंडीशन। ठीक है। तो ये सीरीज में चलाते रहेंगे और एक फॉर्मूला उसी से डिजाइन किया गया है। तो n - 1, n - 2, n - 3, और ये होते होते फाइनली क्या हो जाएगा आपका 4, ये n माइनस, जिससे 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ 1 तक चला जाएगा। मतलब ये होते होते ये 1 तक चला जाएगा। तो एक सीरीज बनेगा, तो सीरीज में क्या होगा तुम्हारा 1 प्लस, सपोज ये 1 + 2 + 3, ऐसे करते थे n - 1, ऐसे करके अगर रिटर्न देखे तब ये आएगा। और ये आप n + n - 1, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ n विल बी इक्वल टू n इंटू n - 1/2, इसी को उस टर्म में लिखा गया है, दैट इज n2 - n1 इंटू n2 - n1/2। इससे भी सॉल्व करते थे वो, ये वही इक्वेशन है। मतलब इसमें एज्यूम कर दिया गया है कि फर्स्ट पे ही आ रहा है, लेकिन हम उसमें किसी को भी कोई भी टर्म 4 से 2 पे भी निकाल सकते हैं, 4 से 3 पे भी निकाल सकते हैं, 7 से 2 पे भी निकाल सकते हैं, तो जनरलाइज फॉर्मूला है। तो वहां पे लिखा है n2 - n1 इंटू, इसलिए हम उसका यूज करेंगे, सबसे बेहतरीन वही फॉर्मूला है, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। अगर पूछे कि टोटल मार्क्स कितने बनेंगे सीरीज में, तब उस फॉर्मूला को लगेंगे। और एक पर्टिकुलर सीरीज में, मतलब लाइनर सीरीज में कितने बनेंगे, तब फॉर्मूला होगा n2 - n1। अगर बोले बामर सीरीज में कितने बोलेंगे, तब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे n2 - n1। पास्कल में पूछे, अगर एक पर्टिकुलर सीरीज में पूछे तब n2 - n1, और ओवरऑल पूछे तब वो फॉर्मूला n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। उस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। उसको हम समझेंगे प्रॉब्लम से, क्वेश्चन से समझेंगे वो है क्या। देखिए तो क्वेश्चन कैसे पूछा है, एक क्वेश्चन लिखते हैं सब समझ में आ जाए। अब ये थ्योरी था पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। अब न्यूमेरिकल कैसे कैसे क्या क्या देता है वो देखिए। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर आपको बोला, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर द ट्रांजिशन ऑफ फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर ट्रांजिशन फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम फ्रॉम फ्रॉम 7 सेल, मतलब 7 सेल से 7 सेल टू फर्स्ट सेल, 7 सेल टू फर्स्ट सेल, फाइंड, निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सबसे पहले आपको बताना है कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना बनेगा ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन स्पेक्ट्रल लाइन इन, ठीक है, ए देते हैं इन लाइमन सीरीज, लाइमन में कितने, ठीक है, लाइमन सीरीज इसमें कितने हैं ये बोल दिया तुमको। बी देते हैं बामर सीरीज, हिसाब बामर सीरीज में कितना है, बामर सीरीज में कितना है। सी देते हैं लाइमन बामर, उसके बाद देते हैं पास्चन, कि पास्चन सीरीज में कितना है, ठीक है ना। डी देते हैं लाइमन बामर पास्चन, उसके बाद बोला कि तुमसे ब्रैकेट सीरीज में कितना है,
कि ब्रैकेट सीरीज में कितना आ रहा है, ई दे दिया पी फंड में कितना है, ठीक है, पी फंड सीरीज में कितना है, और एफ में दे दिया कि तुम्हें हम्फ्री सीरीज बताना है इसमें कितना है। तो पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आपको सिंपली बताना है कि कितने हैं। अगर 7 सेल से फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब टोटल लाइन्स कितने होंगे। फिर बताना है टोटल स्पेक्ट्रम लाइन्स में नाइनो सीरीज में कितने होंगे, फिर बामन में कितने होंगे, पास्कल में कितने होंगे, फिर बताना है ब्रैकेट में कितने होंगे, और फिर पी फंड, और लास्ट में बताना है कि हम्फ्री में कितने होंगे, हम्फ्री सीरीज में कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है अपना, n2 माइनस n1 और इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो करना तो 7 है n2, निगेटिव नहीं आना चाहिए, 7 और n1 को ले लेना 1। तो जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 1 और इंटू 7 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और इंटू ये 7 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 21 लाइन। तो टोटल लाइन्स जो बनेगा इस तरह का लाइन्स बनेगा 21। तो स्ट्रक्चर में टोटल 21 लाइन होगा। अगर तुमको पूछे कि लाइनल स्टेज में कितना होगा, तब फॉर्मूला क्या बताया था, n2 माइनस n1। n2 तो साहब वही रहेगा क्या, 7 7 से आ रहा है, लेकिन लाइमन क्या बताएगा कि कहां तक आना है फर्स्ट तक। लाइमन टर्म बोला नहीं कर एक चीज अंडरस्टूड हो जाएगा, इसको फर्स्ट तक आना है, यानी कि कितना यहाँ पे होगा 7 माइनस 1 इजिकल टू 6 लाइन। बामर में बोले तब फिर से n2 माइनस 1 n1। तो n2 तो फिक्स है कि 7 से रिटर्न आ रहा है, लेकिन कहां तक आएगा, बामर का मतलब होता है कि 2 तक आना है। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। पास्कल बोला तो फिर से n2 माइनस n1 मतलब 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ब्रैकेट में आना है तो 7 माइनस 2 सॉरी 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और ये कितना होगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और लास्ट में देंगे 7 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो 1। अब इन सबको काउंट करो, तो इन सबको उसको नहीं, इसको काउंट करेंगे 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21 लाइन। तो टोटल लाइन्स आपका आ गया है कितना 21, और हमारा टोटल कितना आया था 21 में आया था। मतलब ये है टोटल लाइन्स, मतलब 21 लाइन्स बनेगा, और ये है 21 लाइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कि आउट ऑफ 29 1 लाइन 6 लाइन्स विल लाई इन लाइन 3, 5 lines lie in Balmer Street, 4 in Parkinson, 3 in Bracket, 2 in Freefund and 1 in Humphrey। ठीक है, तो एक लाइन हम्फ्री में लाई करेगा। तो ये टोटल लाइन देगा, और ये जो फॉर्मूला होगा उन लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सीरीज में देगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा कुछ भी, वही वाला रहेगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल सकता है, कंफ्यूज करने के लिए बोला कि इस तरह से भी आपको पूछ सकता है कि बताओ कि टोटल नंबर लाइन्स करो ये कितना बन गया है 21। तो 21 लाइन्स टोटल बन गया है, लेकिन आपको पूछ दिया कि बताओ कि टोटल लाइन्स इन यूवी रीजन में क्या होगा, इसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर तुमको बोले कि टोटल नंबर ऑफ लाइन, टोटल नंबर ऑफ लाइन इन यूवी रीजन, बोला कि यूवी में बताओ कितना लाइन्स होगा, उसी तरह से आपको ऐड तब टोटल नंबर ऑफ लाइन इन बोल दिया आपको कि बताओ बच्चों विजिबल रीजन में क्या होगा, तब क्या करेंगे, और आई बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ लाइन इन आईआर रीजन में बोल दिया, तब हम M2 और SM1 नहीं लगाएंगे, पता है ना। तब सीधे तो सीधे लाइमन सीरीज जो आएगा वो यूवी रीजन का होगा, बामर जो होगा वो यूवी रीजन का ये विजिबल का लाइन होगा, और बाकी जितने भी होंगे वो सब आईआर रीजन की लाइन होगा। इसका मतलब होगा तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, यूवी रीजन में जो है उसका आंसर हो जाएगा जो लाइमन का आंसर है। विजिबल का आंसर क्या होगा, जो बामर का आंसर है बोले तो 5, और बाकी कितना बचा 6 5 11, बाकी 10 बचा, तो आईआर में कितने लाइन होंगे 10। तो अगर एक पर्टिकुलर रीजन में तुमसे पूछे तो हम सीधा का सीधा करेंगे, ये निकालने के बाद देखेंगे कौन सा किस रीजन का लाइन, ऐसे कैसे लिखेंगे। पहले एक बार देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो बोलेंगे, सिंपल है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नहीं है तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, जितने से फॉर्मूला लिखा था ना, सब फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे कैसे क्या पूछा जाता है, इसको हटा रहे हैं। ये देखिए, ठीक, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं तो समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेव नंबर। रेशियो का सवाल आराम से रहता है। फाइंड द रेशियो ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर का रेशियो बताना है फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर ट्रांजिशन, फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बोला है फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन ऑफ, फर्स्ट लाइन ऑफ Lyman series, first line of Lyman series, first line of Lyman series in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम में Lyman series का पहला लाइन is 2, second line of Balmer series, second line of Balmer series, ठीक है, Balmer series in Fe plus, ठीक है, Fe plus का सेकंड लाइन कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर बोले आपसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ Balmer series, उसी को प्लग देते हैं और क्लियर हो जाएगा सारा कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट लाइन ऑफ Balmer series, Balmer series का फर्स्ट लाइन इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम में, और इस टू सेकंड लाइन, सेकंड लाइन ऑफ Lyman series, Lyman series का सेकंड लाइन, ठीक है, इन Fe प्लस, Fe प्लस में Lyman series का सेकंड लाइन करें। तो इस तरह से हमको रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ वेव नंबर फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो क्वेश्चन में दिखा, एक मैं निकाल के दिखा दूंगा और एक आपको करना होगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा एक्चुअली। तो हमको निकालना है, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ Lyman series इन हाइड्रोजन एटम है और इस टू सेकंड लाइन ऑफ Balmer series इन Fe प्लस, इस दोनों का रेशियो बताना है। दूसरा क्वेश्चन दिखा है, फर्स्ट लाइन ऑफ Balmer series इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में Balmer का पहला लाइन और इस टू सेकंड लाइन ऑफ Lyman series इन Fe प्लस। तो सबसे पहले रेडबर्ग इक्वेशन का यूज करना है, तो ये ना, हमको न्यू बार चाहिए, न्यू बार का रेशियो, मतलब यहाँ पे न्यू बार 1 और यहाँ पे न्यू बार 2। तो हमको पता है कि न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है, तो न्यू बार इक्वल टू RH और इनटू क्या, जेड स्क्वायर, और इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो दोनों केसेस में हमको ये ZN1 N2 ये सब मिल जाए तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे फर्स्ट इस इंफॉर्मेशन का Z1N1N2 क्या है और इस इंफॉर्मेशन का ZN1N2 क्या है इस केस का, और दोनों का रेशियो देखिए निकाल देंगे। RHRS तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो केवल ZN1N2 से ही चलेगा। यहाँ लिखते हैं, तो इस केस का Z कितना है, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन एटम में Z इज 1। अब बोल रहा है कि N1 N2 हमको डिसाइड करना है कि साहब N1 क्या है और N2 क्या है, N1 बताना है N2 बताना है, ये दोनों चीज बताना है। तो देखो N1 का मतलब क्या होगा कि Lyman series, अगर टर्म से बताएंगे N1 तो Lyman series बोला नहीं कि दिमाग में चला गया कि 1 तक आना है, ठीक है। Lyman बोला नहीं तो समझ जाए कि N कहाँ है, 1, तो N1 इक्वल टू 1। और पहला लाइन, तो फर्स्ट से फर्स्ट ऑर्बिट, सपोज n इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, सो ऑन। तो पहली बार सबसे पहले कौन सा 1 पे पहुंचेगा उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, तो जो इसके जस्ट ऊपर होगा। उसके बाद कौन पहुंचेगा, तो यहां से यहां तक वाला सेकंड लाइन। थर्ड लाइन कौन सा होगा, यहां से यहां। मतलब क्या, लाइमन का मतलब है फर्स्ट तक आना है। अगर बोले फर्स्ट लाइन तो क्या, इसके जस्ट बाद वाला, वहां से आना है। अगर बोले सेकंड लाइन तो बाद की बात वाले से आएगा।
थर्ड लाइन 4 से 1 पे, मतलब फर्स्ट लाइन का मतलब 2 से 1 पे, सेकंड लाइन का मतलब 3 से 1 पे, थर्ड लाइन का मतलब 4 से 1 पर। एक तो ये समझने के लिए हो गया, एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगाना है। एग्जाम में क्या करना है कि जितने नंबर का लाइन बोले, तो लाइनमैन बामर के अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ रहा है कि N1 1 लिखना है, और जितना नंबर का लाइन बोले उसको क्या करना है, उस N1 में ऐड कर देना है। अगर बोले कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन, तो लाइनमैन के लिए N1 1 लिख दिया, और N2 क्या होगा, फर्स्ट लाइन बोले तो 1 + 1 2। अगर मैं लिखता सेकंड लाइन ऑफ लाइनमैन, तो लाइनमैन के बदले 1 और 2 क्या होता, तो 2 + 1 3। अगर बोलता थर्ड लाइन ऑफ लाइनमैन, तो 1 + 3 = 4। फोर्थ लाइन बोलता तो 1 + 4। तो हम ये जो N1 होगा टर्म से लिखेंगे, और N2 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। N2 कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो Z निकल गया, N1 निकल गया, N2 निकल गया। वैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Z कितना है, हीलियम, यानी कि 2। N1 कैसे पता चलेगा, तो टर्म से। तो टर्म साहब क्या है, बामर, तो लाइनमैन बामर, तो बामर का मतलब क्या, N1 2, ये पता चल गया। अब N2 पता करना है। N2 हमने बोला क्या करना, कि उसमें ऐड कर देना। तो सेकंड लाइन ऑफ बामर, तो क्या होगा, 2 + 2 = 4। तो हमको Z पता चल गया, N1 N2 फर्स्ट केस का पता है, Z पता है, N1 N2 सेकंड केस का पता है, हो गया काम। अब क्या करेंगे, न्यू1 बार बाय न्यू2 बार = आर तो कैंसिल है, यानी कि क्या लगाएंगे, तो Z² यानी कि 1 स्क्वायर, और इंटू 1/N1², 1/1² माइनस 1/2 स्क्वायर, सही है ना, 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब उस केस को लेंगे, तो इसमें क्या देंगे, तो Z², Z कितना है इसका, 2, यानी कि 2 स्क्वायर, और इंटू 1/N1² कितना है इसका, 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1 - 1/4 ऊपर का टर्म होगा, नीचे का टर्म कितना होगा, तो 4, और इंटू ये 1/4 + 1/16, इसका मतलब क्या होगा, 1/4, यहाँ आएगा 1/4 माइनस 1/16, ऐसे देंगे। तो सॉल्व करिएगा कितना आएगा, तो ये आएगा 3/4, और ये 4 निकाल देते हैं, तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 1 - 1/4, तो ये भी आएगा 3/4, दोनों कैंसिल होते 1:1। उसी सेकंड करना, ठीक है। सेकंड करना तो कैसे होता है, आपको Z N1 N2 निकाल देना है, और फिर दोनों का रेशियो देखना है, और 1 लिख लीजिए, और सेकंड करके दिखाइए। Sir, 5/128. हाँ, 5:120, सही है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो क्या किया, बहुत बढ़िया। तो क्या किया आपने, तो सबसे पहले हम दोनों केस का Z N1 N2 निकाल देंगे। Z कितना होता है, 1, N1 कितना होगा, बामर, बामर है ना, तो लाइनमैन बामर, मतलब N1 तो फिक्स हो जाएगा कितना, टर्म से, तो N1 = 2, और N2 फर्स्ट लाइन, यानी कि 1 + 2 = 3, इस तरह से दे दिया। और इस केस में Z कितना होगा, हीलियम, यानी कि 2, ठीक है। और N1 कितना होगा, लाइनमैन का मतलब 1, और N2 कितना देंगे, तो N2 = 2 + 1 = 3, ये आ गया। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो क्या होगा, न्यू1 बार बाय न्यू2 बार = क्या होगा, तो Z², यानी कि 1 स्क्वायर, और इंटू 1/N1² मतलब 1/2 माइनस 1/3 स्क्वायर, डिवाइड करेंगे कितना को, 2 स्क्वायर हो गया, और ये 1/1² माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/9, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4, और इंटू 1 माइनस 1/9, जो सॉल्व करेंगे कितना होगा, 5/4 × 9, और ये कितना होगा, 4 × 8/9, ये तो कैंसिल हो गया 9 9, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, तो 5/120, ठीक है। इसमें से कोई भी सीरीज, कोई भी लाइन, अगर वो सब पूछे तो दे सकते हैं। कुछ जरूरत के रेशियो में ही पूछे, तुमको सीधा सीधा पूछ दिया कि बताओ कि न्यू बार क्या होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर केस का, आर के टर्म में ऑप्शन सेट कर देगा,
तो जेड पता है, N1 पता है, N2 पता है, आर के टर्म में आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल आर टाइम कर देंगे तो सॉफ्टवेयर लिख देंगे, तो ऑप्शन में आर के टर्म में रहेगा। तो उस तरह से हम दे सकते हैं। तो इसी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जो लिखा है ना, इसी को फर्स्ट लाइन को बोलता है अल्फा लाइन। तो कहीं पे लिखा है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ना लिख के ना कंफ्यूज कर देगा तुमको, तो वहां पे बोल देगा फर्स्ट लाइन के बदले अल्फा लाइन, उसी तरह से सेकंड लाइन के बदले क्या बोल देगा, बीटा लाइन। ठीक है। तो अगर फर्स्ट लाइन लिखा, ये अल्फा लाइन लिखा रहे तो आप समझ लेना फर्स्ट लाइन, अगर बीटा लाइन लिखा रहे तो समझ लेना सेकंड लाइन, ऐसे करके समझते हैं। तो अल्फा लाइन, बीटा लाइन, ये। तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को कंफ्यूज कर देगा आपको, और उसके टर्म में हम क्या समझेंगे कि ये आपका अल्फा लाइन है या फिर ये बीटा लाइन है। ठीक है। इस तरह। अब इसमें एक जो ये तो आपसे हो जाएगा, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऐसे करके अगर आपसे पूछे कुछ भी दे दे तो आप इजली कर लेंगे। राइट। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए और क्या दे सकता है वो देखो। तो आपने देखा अल्फा लाइन बीटा लाइन के टर्म में बोल देगा, तो अल्फा लाइन बीटा लाइन का मतलब भी फर्स्ट और सेकंड लाइन है, गामा का मतलब थर्ड लाइन। ठीक है। इसमें बोल दिया तुमको, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, आपको बोल दिया कि ये बताना है इसका रेशियो मिनिमम एनर्जी, दिख रहा है मिनिमम एनर्जी। अगर ये बोल दिया तुमको कि मिनिमम एनर्जी का लाइन, मिनिमम एनर्जी एनर्जी लाइन फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज का मिनिमम एनर्जी लाइन। ठीक है। लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है। is to maximum energy line, is to maximum energy line for the energy line of बामर या लाइमन कह रहे हैं, लाइमन सीरीज ऑफ एच एटम, यही रहने देते हैं। तो एक आपको समझ में आएगा हाइड्रोजन एटम। तो एक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब दिखा रहे हैं, तो आप कर लेंगे, जेड जेड N1 N2 वो सब निकाल लेंगे, और इसी को कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा मिनिमम एनर्जी लाइन और मैक्सिमम एनर्जी लाइन। ठीक है। कोई भी सीरीज का बना देगा। राइट। तो अगर सपोज दैट ये आपका डिफरेंट एन है, तो n इक्वल टू 1 है ना, और ये क्या है n इक्वल टू 2, फिर है n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, होते 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 ये कहां तक चला जाएगा, n इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप इनफाइनाइट होंगे। ठीक है। तो अगर तुमको पूछे कि बताओ कि लाइमन सीरीज का मतलब क्या, फर्स्ट सेल है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खड़ा है, सबसे कम एनर्जी और सबसे ज्यादा एनर्जी जो रिलीज आउट होगा ड्यूरिंग जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एब्जॉर्ब होगा ड्यूरिंग जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका रेशियो बताना है। तो सबसे कम एनर्जी जो लगेगा वो फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि इसके बीच का गैप, समझ रहे हैं ना, सबसे कम एनर्जी ये लगेगा। सबसे कम एनर्जी का मतलब है कि 1 से जस्ट अपने ऊपर जाएगा, बामर रहता तो जस्ट अपने ऊपर ऊपर जाएगा, तो ये सबसे कम एनर्जी का रहेगा, सबसे कम एनर्जी का रहेगा। तो सबसे कम एनर्जी बोले तो कंटिन्यूअस के बीच का ट्रांजिशन, और मैक्सिमम एनर्जी बोले तो यहाँ जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से लेके इंफिनिटी तक ये मैक्सिमम एनर्जी हो सकता है। तो जब भी इस लाइमन सीरीज का रेंज लाई करेगा, वो कहां से कहां तक के बीच, इस एनर्जी से लेके इस एनर्जी तक के बीच का एनर्जी का डिफरेंस ही उसके रेंज में लाई करेगा। मतलब क्या, अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जेड कितना देंगे, 1, और लाइमन का बताना है मिनिमम एनर्जी, N1 इक्वल टू 1 मिनिमम एनर्जी है, तो ये 2 से 1 ये वाला होगा। फिर जेड N1 N2 निकल गया, जेड इक्वल टू फिर से क्या दिया, 1, और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लाइमन N1 इक्वल टू 1 और N2 इक्वल टू इनफाइनाइट। राइट। अगर बोलता पास्टन का बताओ तो लाइमन N1 इक्वल टू 3 और N2 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हमको जेड N1 N2 सब कुछ पता है, और एक ले लेंगे, तो क्या होगा, μ1 बार बाय μ2 बार, इसका तो क्या देंगे, आर तो कैंसिल है, और जेड स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, और डिवाइड किया कितने से, तो ये जेड स्क्वायर फिर से 1 स्क्वायर और इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे कितना, तो 1 माइनस 1 बाय 4, और ये लगाएंगे तो 1। ठीक है। ये आ जाएगा 3:4। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी का रेंज के टर्म में बोल सकता है।
ठीक है। अब इसी में पूछा आपसे, ये तो समझ रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी अगर पूछेगा तो हमारा अप्रोच क्या होगा। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में बोल दिया तो कि बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में दे दिया, और बोला कि बताओ लाइमन का रेंज क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन का रेंज बोलना है। ठीक है, इस तरह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में बोलना है, ऐसे तुमको बोल दिया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि लाइमन सीरीज का अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं लाइमन सीरीज, मतलब एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम जनरलाइज हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए पहले क्या करेंगे, जितने की हम एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इनटू क्या, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो किसी भी ऑर्बिट का आप एनर्जी बता सकते हैं कि किसी भी एनर्जी, कोई भी ऑर्बिट, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इस तरह से कोई भी सेल आपको दे दिया तो आप उसकी एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से हम निकालेंगे। सपोज यहाँ पे दे दिया n इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल, ठीक है, n इक्वल टू 1 है, और इसके ऊपर है n इक्वल टू 2 सेकंड सेल, फिर इसके ऊपर दे दिया, मैं सिमेट्रिक, एक्चुअली सिमेट्रिकल होगा नहीं, मैं बस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, n इक्वल टू 3, फिर होगा n इक्वल टू 4, ऐसे होगा, और ये चलते 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 ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू इंफिनिटी। ये समझ रहे हैं, सब इतने इनफाइनाइट सेल में। अगर हम इस फॉर्मूला से हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट सेल का एनर्जी निकाले तो क्या होता है, वन स्क्वायर वन स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट सेल का एनर्जी क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इस सेल का एनर्जी होगा। अगर सेकंड सेल का निकालना है तो क्या करेंगे, वन स्क्वायर बाय टू स्क्वायर, तो इतना बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद अगर थर्ड का निकालें तो ये आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसके ऊपर निकालें तो ये आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और ये इसका एनर्जी इनफाइनाइट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0, राइट। अब तुमसे अगर पूछे कि बच्चों तो ये बताइए कि मतलब लाइमन स्पेस का रेंज कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, अगर बोले तो रेंज ऑफ लाइमन स्पेस, रेंज ऑफ, पहला देते हैं, अगर बोले तुमको लाइमन स्पेस का रेंज बताओ कि कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, तो मिनिमम कहाँ से होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस, ये मिनिमम एनर्जी होगा, और मैक्सिमम कहाँ होगा लाइमन का, वो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अगर लेंगे तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 10.2, यानी कि मिनिमम एनर्जी जो होगा लाइमन स्पेस का, मिनिमम एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा, दैट ट्रांजिशन विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मिनिमम एनर्जी का होगा। एटम उठाते हैं, अंडरस्टूड है। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, तो मैक्सिमम एनर्जी 0 माइनस 1 स्टैक, तो वो प्लस हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो लाइमन स्पेस के ट्रांसफर का एनर्जी का रेंज होगा वो कितना होगा, दैट इज रेंज ऑफ रेंज। तो रेंज कितना होगा, रेंज होगा कि 10.2 मिनिमम होगा, ठीक है, सबसे कम, या लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सबसे कम, एंड लेस देन इक्वल टू डेल्टा ई, कोई भी ट्रांजिशन का डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस रेंज में ही लाइमन सीरीज लाइक करेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए जो ट्रांजिशन का रेंज होगा वो ये वाला होगा कि सबसे कम एनर्जी जो रिलीज होगा वो 10.2, इसके बीच का डिफरेंस, और सबसे अधिक कितना होगा, 13.6, इसी के बीच सारे लाइन्स होंगे लाइमन सीरीज से। अगर उसी तरह से तुमको बोल दिया कि बताओ बामर सीरीज का रेंज क्या होगा, इसीलिए तुमको बोल दिया कि बताओ बामर सीरीज का रेंज क्या होगा, तो बामर सीरीज के लिए क्या आएगा, मिनिमम एनर्जी कौन सा होगा, ये चीजें। ठीक है, बामर के लिए मिनिमम ये और मैक्सिमम ये होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका, इसका जो रेंज चलेगा तो -1.5 और -3.4, तो इस दोनों को जब माइनस करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 1.9, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.9, और ये उसमें से 3.4। इसका मतलब ये रेंज कहाँ से कहाँ लाया करेगा, दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लेस देन इक्वल टू, और ये डेल्टा ई, और फिर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, ये फाइनली हो जाएगा आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाम्बर सीरीज का रेंज यहाँ से यहाँ तक का होगा। इस तरह से पार्शियल ब्रैकेट डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। अब एनर्जी पता है तो लैम्डा भी पता कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में लैम्डा क्या होगा, उसको बोलते हैं लैम्डा मिनिमम।
और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम, ऐसे निकाल सकते हैं। एंगस्ट्रम में निकाल सकते हैं कैसे, 12,400 डिवाइड बाय दिस लैम्डा इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहां से लैम्डा आ जाएगा, तो वहां से निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस लैम्डा विल बी, जिसका लैम्डा एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम पर, और जिसका एनर्जी मैक्सिमम हो तो उसका लैम्डा मिनिमम। उसी तरह से ये लैम्डा मैक्सिमम होगा और इसके रिस्पेक्ट में जो कैलकुलेट करके आएगा, और ये लैम्डा जो होगा वो मिनिमम होगा। इस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको बता दें, नीचे दिखा हम, एक क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। एक क्वेश्चन लिखिएगा कि, क्वेश्चन है आपके सामने, इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल, इन ए क्वेश्चन, इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल, इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल, एक हाइड्रोजन लाइक सैंपल है, ठीक है, इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल, all the ions are in a particular excited state, all the ions in a particular excited state, particular excited state, particular excited state, ठीक है, state, when electron makes a jump, makes a jump, when electron makes a jump, makes a transition to ground state, ground state, it produces six different lines, इसी को फोटोन बोलते हैं, 6 different lines, 6 lines बनाता है। if second excited state, फिर बोल रहा है दूसरा कंडीशन, if second excited potential of sample, if second excitation potential of sample, if second excitation potential of sample is 193.64 volt, इतना, then बताना है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द सैंपल, आपको आइडेंटिफाई करना है किस एटम या आयन का सैंपल, आइडेंटिफाई द सैंपल। सेकंड क्वेश्चन है आयनस एनर्जी बताना है, इसका आयनस एनर्जी क्या है, इसमें बताना है। सेकंड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। थर्ड बताना है एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल, सैंपल का एक्साइटेड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल, इस सैंपल का एक्साइटेड स्टेट कितना है। फोर्थ है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी क्या है। उसके बाद फिफ्थ बताना है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट एंड shortest wavelength belonging to above transition,
एबव ट्रांजिशन का लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू एबव ट्रांजिशन। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सबको। तो एक हाइड्रोजन लाइट सैंपल है जिसमें ऑल द आयंस इन द पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट excited state when electron makes a transition to ground state। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो इट प्रोड्यूसेस 6 लाइंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल। अगर सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल का, ठीक है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल सैंपल का है 193.64 है। तो फिर बताना है, सबसे पहले बताना है कि ये सैंपल किस चीज का है। ठीक है, सबसे पहले बताना है कि सैंपल किस चीज का है। उसके बाद बताना है कि आपका एक्साइटेशन, ये आयनिक एनर्जी क्या है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एक्साइटेशन स्टेट का सैंपल, एक्साइटेड स्टेट सैंपल का कितना, सैंपल मतलब किस कौन से एन से वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है सेपरेशन एनर्जी। लास्ट का बात किया था सेपरेशन एनर्जी और आयनिक एनर्जी। अगर आयनिक एनर्जी पूछे तो फर्स्ट से जा रहा है, और सेपरेशन से पूछे तो जो ऑर्बिट का लिखा है उससे आप मतलब जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन। और फिर बताना लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन से एक्सपेंशन का क्या होगा। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, मेन पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये सैंपल किस चीज का है। तो बोल रहा है कि सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल इज 193.64। ठीक है, तो सेकंड एक्साइटेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखिए। यानी कि अगर ये समझिएगा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या एक्चुअल मीनिंग है। तो सबसे पहले सैंपल आइडेंटिफाई करना, ये मेन क्वेश्चन है। ये किस मतलब हाइड्रोजन का है कि Fe+ का है कि Li+2 का है, किस चीज का सैंपल है। तो मेरे सामने क्लू है कि ऊपर से तो कुछ नहीं है, मेरे सामने क्लू ये है कि सेकंड एक्साइटेशन सैंपल का जो पोटेंशियल है वो 193.64 लगा है। अब साहब सेकंड एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि मतलब ये आपका n=1, सही है ना, n=1, फिर n=2, n=3, n=4। सेकंड का मतलब क्या है कि 1 पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये कहाँ जा रहा है। तो 1 से ये फर्स्ट एक्साइटेशन और ये सेकंड एक्साइटेशन, मतलब 1 से लेकर थर्ड पे जा रहा है। तो इसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस दिया है तुमको। 1 से 3 के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 193.64। इतना बोल्ड है, ठीक है, इतना बोल्ड है, राइट। तो 193.64 का जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का, ये आपके इसका है। अगर इसको बोलते हैं E1, तो E1 का एनर्जी कितना होगा, तो -13.6 और इंटू Z², पता नहीं है, n² कितना हो जाएगा, 1²। मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, -13.6 और इंटू Z², ये लिख सकते हैं। अब E3 का बताइए, तो E1 उसे E3 का हम बता सकते हैं क्या, -13.6 और इंटू Z²/3², ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो -13.6 और इंटू Z²/9, और इसको जब निकालिएगा ना तो 9 और ये 1.4 के पास। तो ये जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -1.4 इंटू Z², इस तरह का टर्म आएगा। तो E1 ये है, E2 ये है, -13.6 I 1.5 इंटू Z²। अब इस दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, इस दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज डेल्टा E, इसका तो क्या देंगे, तो दिस माइनस दिस। तो जब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, दिस माइनस इतना माइनस इतना, ये आएगा 12.1 और इंटू Z²। तो 1 और 3 के बीच जो एनर्जी 1 का ये है, थर्ड का ये है, और दोनों के बीच का डिफरेंस का एनर्जी ये है जेड के लिए अभी फिलहाल।
अब हमको क्या चाहिए, जेड चाहिए, और ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी दिया है कितना, 193.64 ये दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा ई कितना है, दिस इज इक्वल टू 193.64। हेंस हेंस फाइनली हम बोल सकते हैं क्या कि 193.64 इज इक्वल टू 12.1 और इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये एग्जैक्ट तुम्हारा ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा 16, हेंस जेड विल बी इक्वल टू 4। अगर जेड 4 है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी कि सैंपल किस चीज का है, सैंपल इज Be3+, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, यानी कि सैंपल जो दिया गया है वो Be3+ का है। तो ये मेन क्वेश्चन 1 ही था, बाकी सब ऐसे ही है। अब Be3+ निकल गया, ठीक है, अब काम हो गया। तो हमको यही दिया है कि सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब है कि 1 और थर्ड के बीच के एनर्जी का डिफरेंस ये है 193.64। अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस निकाल लें जेड के टर्म में और उसके बदले 193.64 डाल दें तो हमको जेड मिल जाएगा कि ये किस चीज का सैंपल, राइट, तो ऐसे करके निकल जाए। तो इस तरह से अपने पास जेड आ गया कि वो जो जेड है वो मतलब वो जो सैंपल दिया गया है वो किस चीज का सैंपल है, ठीक है। अब देखिए, अगर आयनस एनर्जी हमें लास्ट का तो बोला था, आयनस एनर्जी पूछे तो क्या करते हैं, तो आयनस एनर्जी अगर तुमसे पूछे तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेल का एनर्जी निकाल के साइन चेंज कर देते हैं। तो आयनस एनर्जी कितना होगा, इस B+C का, तो फर्स्ट सेल का एनर्जी इसका तो क्या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन तो अंडरस्टूड है 1, जेड अंडरस्टूड है अभी देखा बेरिलियम का, और उसका साइन चेंज कर दिया तो कितना हो जाएगा 13.6, और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम यानी कि 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम विल बी आयनस एनर्जी, दैट इज सेकंड आंसर। व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल, सैंपल का एक्साइटेड स्टेट क्या है, ये हमको निकालना है कि सैंपल का एक्साइटेड स्टेट बताना है, बस किस से कहां से ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, ऑल दीज आयंस इन a particular when electron will transition to ground state it produces 6 line बनाता है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ लाइन, इसका फॉर्मूला था n2 - n1, ठीक है, और इनटू n2 - n1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। हमने पहले को क्या ग्राउंड स्टेट में का ट्रांजिशन है, n1 6 हो जाएगा 1 है, और टोटल लाइन्स आया है 6, तो हम n2 निकाल लेंगे, इसमें क्या देंगे, तो 6 विल बी इक्वल टू n2 निकालना है n2 - n1 और इंटू n2 - n1 1 और प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये तो कैंसिल हो गया। और इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 विल बी इक्वल टू n2 - n1 n2 - 1 और इंटू n2 और डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया, इंटू स्क्वायर यानी कि 6/2, इस तरह का आपका कंडीशन आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n जो आएगा दैट n विल बी 4, मतलब फोर्थ सेल से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, फोर्थ सेल से ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो इस तरह से हम n निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होता है कि 1 2 3 हो गया है, तो इसमें 1 2 3 दो और बच रहा है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है थर्ड स्टेट का, और आपको निकालना है लास्ट में थर्ड स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इतने तक हो गया होगा, अब देखो इसको हटाना है, अब आपको बोलना है कि थर्ड स्टेट का ये क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, फोर्थ में बॉन्डिंग एनर्जी। तो बॉन्डिंग एनर्जी क्या बोला था कि आयनोसाइड एनर्जी का मतलब है कि फर्स्ट सेल से ही इंफिनिटी पे जाना है, मतलब ये न्यूक्लियस का लास्ट ये ढेर सारे ऑर्बिट, तो फर्स्ट सेल से इंफिनिटी पे जाइएगा, तो ये होगा आपका आयनोसाइड एनर्जी।
और बाकी किसी से भी जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वही टर्म था, ठीक है, उसी के नाम पर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी आपका वो जो टर्म था, मतलब कोई भी अगर स्टेट ले लें तो दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, या इसी को बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो जो नाम सेपरेशन एनर्जी का था वही है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? सेपरेशन एनर्जी है। और थर्ड स्टेट का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा? एन इक्वल टू 4, मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन है और इसका सेपरेशन एनर्जी निकालना है। तो क्या करेंगे कि इसका एनर्जी निकाल के और साइन चेंज कर देंगे। मतलब क्या बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? ई इक्वल टू इसका एनर्जी तो 13.6 और इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 साइन रखेंगे पॉजिटिव और इंटू जेड कितना है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, मतलब 4 स्क्वायर, और एन क्या है? ये भी 4 स्क्वायर, इस तरह का कंडीशन है। तो 13.6 और इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, राइट। तो इस तरह का कंडीशन आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस केस में? दैट वुड बी इक्वल टू, तो फाइंड द, तो 4 स्क्वायर ये चल रहा है तो 13.6 और इंटू जेड स्क्वायर बाय, तो ये अप्रॉक्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ जो एनर्जी आएगा दैट विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थर्ड आपका जो फोर्थ का एनर्जी होगा वही है फोर्थ स्टेट का। अब अगर लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एबव ट्रांजिशन कौन कौन सा होगा? तो 4 से आ रहा है ना, तो 4 से कौन कौन सा था? 4 से 3, ठीक है, 4 से 3, और क्या होगा? 4 से 2, और क्या होगा? 4 से 1, और क्या हो सकता है? 3 से 2, और क्या हो सकता है? 3 से 1, और क्या होगा? 2 से 1। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का कौन सा ट्रांसफर होगा? तो ऑफकोर्स 4 से 1 वाला मैक्सिमम एनर्जी। और सबसे कम कौन सा होगा? 4 से 3 वाला, क्योंकि इसके बीच का गैप सबसे कम है। आपने देखा था कि जिससे ऊपर जाते हैं तो गैप कम होता जाता है। तो सबसे ये जो होगा वो होगा लोएस्ट एनर्जी का, ठीक है, मतलब शॉर्ट लोएस्ट एनर्जी। और लोएस्ट एनर्जी हो तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इक्वल टू एस बाय लैम्डा। और ये जो ट्रांसन होगा वो हाईएस्ट एनर्जी का होगा। और अगर हाईएस्ट एनर्जी है इसका मतलब क्या होगा? लैम्डा मिनिमम। तो वही बोल रहे हैं कि कौन सा होगा जो जिसमें लैम्डा मैक्सिमम होगा और लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है, अगर इसे पूछा कि कितने लाइन विजिबल रीजन में होंगे, ठीक है, तो विजिबल में कौन सा लाइन होगा? तो 4 से 2 वाला, तो 4 माइनस 2 इसका तो 2 लाइन होंगे विजिबल रीजन में। कौन कौन सा लाइन होगा? ये लाइन और ये लाइन जो बामर सीरीज में जा रहा है, वो सब लाइन क्या होंगे? विजिबल लाइन। ठीक है, तो आज का इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डी ब्रॉडली डुअल नेचर। ठीक है, चलो आज का इतना ही करते हैं। Thank you, sir.